हरि हरि नाम चित्तारा चित्तारा साधर संगी हरि हरि नाम चित्तारा सहज अनंतु होवे दिनु राति अंकुर भलो हमारा साधर संगी साधर संगी। दिलों को जोड़ने वाले देश के मिसाइल मैन अब हमारे बीच नहीं रहे। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को नम आंखों से आज पूरे देश ने विदाई दी और इसे सहयोग ही कह सकते हैं कि कलाम ने आखिरी लम्हे छात्रों के साथ ही गुजारे और जो काम उन्होंने पूरी जिंदगी किया वही करते करते उन्होंने अपनी सांसें छोड़ी। कलाम की आखिरी विदाई की हम आपको डिटेल में आगे खबर जरूर देंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं कुछ और बड़ी खबरें। जमीन अधिग्रहण बिल पर भाजपा पड़ी अलग थलग। कांग्रेस, जेडीयू और लेफ्ट को पुराने बिल में कोई बदलाव मंजूर नहीं, शिवसेना ने भी किया विरोध। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने सहारा को दिया एक और झटका, कैंसिल किया सहारा म्यूचुअल फंड का लाइसेंस, कहा फिट एंड प्रॉपर नहीं है सहारा। स्पाइस जेट की ऊंची उड़ान, घाटे से निकलकर मुनाफे में आई। पहली तिमाही में करीब 72 करोड़ का मुनाफा। कंपनी के सीएमडी अजय सिंह से एक्सक्लूसिव बात बुलेटिन में आगे। टॉप गियर में मारुति, पहली तिमाही में आए 17% बढ़ी, मार्जिन भी 5 साल में सबसे बेहतर, लेकिन एचडीएफसी ने किया निराश, मुनाफा महज 1.2% बढ़ा। दिन भर उतार चढ़ाव के बाद बाजार गिरावट के साथ बंद, सेंसेक्स 100 पॉइंट फिसला। और मंदी की चपेट में मुंबई का रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी मार्केट। नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के मुताबिक लॉन्च और बिक्री के मामले में 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद सबसे खराब हालात। साबित हुआ गुरदासपुर हमले में पाकिस्तान का हाथ, हमले के बाद बरामद जूतों और जीपीएस सिस्टम से हुआ खुलासा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आवाज एट 9 में। मैं हूं कविता थपलियाल। अभी आपने देखी हेडलाइंस, लेकिन कुछ और भी खबरें बना रही हैं सुर्खियां। याकूब मेमन की फांसी टलने के आसार, जजों की अलग अलग राय के बाद याकूब मेमन की फांसी का केस सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बेंच को भेजा, कल होगी सुनवाई। सन टीवी की दिक्कतें खत्म होने का नाम नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट ने नीलामी को तो मंजूरी दी, लेकिन सिक्योरिटी क्लियरेंस पर कहा सरकार लेगी अंतिम फैसला, शेयर 6% टूटा। व्हाट्सएप ने बदला धंधा करने का तरीका, सब्जी वाले भी हुए हाईटेक, व्हाट्सएप के जरिए बेच रहे हैं सब्जियां। माइक्रोसॉफ्ट कल पेश करेगी विंडोज 10, मौजूदा ग्राहकों को फ्री में मिलेगा अपडेट। क्या होंगी नए विंडोज की खूबियां, बताएंगे आगे। स्पाइस जेट ने लगाई मॉनसून सेल, महज 999 रुपए में कीजिए हवाई सफर। और बाजार में बड़े स्मार्टफोन के ऑप्शंस, आए 3 धमाकेदार फोन। OnePlus 1 ने पेश किया 4GB वाला फोन, मोटोरोला ने उतारा मोटो G3, तो इनफोकस ने भी उतारे बेहतरीन फोन। मिसाइल मैन के नाम से मशहूर पूर्व राष्ट्रपति एपीजे कलाम को पूरी दुनिया श्रद्धांजलि दे रही है। उनकी अकस्मात मौत ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। उनके अंतिम दर्शन के लिए दिल्ली के घर पर लोगों का तांता लगा। क्या खास, क्या आम, सभी ने उनको नम आंखों से भावभीनी श्रद्धांजलि दी। एक महान आत्मा को ये देश का नमन है। दुनिया के आकाश पर हिंदुस्तान को ध्रुव तारे साथ चमकाकर ये महान आत्मा सितारों से जा मिली। डॉक्टर कलाम के अंतिम सफर का गवाह बनने के लिए कई हस्तियां आई।
तकरीबन 12:30 बजे जब डॉक्टर कलाम का पार्थिव शरीर दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर पहुंचा तो कई गणमान्य लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए वहां मौजूद थे। मां भारती का एक जगमगाता रत्न लुप्त हो गया। कलाम साहब राष्ट्र रत्न पहले थे, राष्ट्रपति बाद में थे। इसके बाद उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी पालम एयरपोर्ट पर ही उन्हें आखिरी बार याद किया। इसके बाद डॉक्टर कलाम के पार्थिव शरीर को सेना की खुली गाड़ी में उनके घर 10 राजाजी मार्ग ले जाया गया। इस आखिरी सफर में सड़क के दोनों तरफ डॉक्टर कलाम के चहेते बच्चे उन्हें आखिरी विदाई देने पहुंचे थे। इसके बाद पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम के घर श्रद्धांजलि देने वालों का जैसे तांता लग गया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, संघ प्रमुख मोहन भागवत, राजनाथ सिंह, लालकृष्ण आडवाणी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उनके बेटे राहुल गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत तमाम लोगों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। गुरुवार को डॉक्टर कलाम के गृहनगर रामेश्वरम में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। हम आपको बता दें कि सोमवार शाम 83 साल के डॉक्टर कलाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलांग में लेक्चर दे रहे थे। उन्होंने लेक्चर शुरू ही किया था कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा। उन्हें बेथनी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन शाम 7:45 पर डॉक्टर कलाम का निधन हो गया। सरकार ने देश में 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है, लेकिन सारे सरकारी दफ्तर खुले रहेंगे क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति ऐसा ही चाहते थे। इस दौरान देश भर में सभी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। सरकारी स्तर पर किसी भी तरह के मनोरंजन कार्यक्रम या समारोह का आयोजन नहीं किया जाएगा। और अब रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबरों की ओर। जमीन अधिग्रहण बिल पर सहमति के आसार और भी खत्म होते जा रहे हैं। कांग्रेस, जेडीयू, लेफ्ट ने साफ कर दिया है कि उसे पुराने बिल में कोई बदलाव मंजूर नहीं है। खास बात यह है कि भाजपा के सहयोगी दल शिवसेना भी इसका विरोध कर रहे हैं। पूरी खबर के लिए चलते हैं हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण, बताइए, जमीन अधिग्रहण बिल पर सहमति बनने के बजाय और उलझने आती दिखाई दे रही हैं। अपडेट्स क्या हैं आपके हाथ? जी बिल्कुल, आपने काफी सही कहा कि इस पर सहमति बनने की बजाय और मामला उलझता जा रहा है और एक तरह से सरकार के लिए रास्ता खुलता जा रहा है कि सरकार खुद इसमें बड़े बदलाव कर दे। क्योंकि आज यहाँ पे बैठक हुई, अहम बैठक हुई शरद पवार जो एनसीपी के नेता हैं उनके घर पे, और उस बैठक में कांग्रेस के नेता उसमें शामिल हुए जो कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सदस्य हैं, टीएमसी के वामपंथी दलों के सदस्य वहां पे शामिल हुए और सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि वो यूपीए सरकार ने जो कानून बनाया था जमीन अधिग्रहण बिल 2013 उसमें किसी भी तरह के बदलाव को मंजूर नहीं करेंगे, चाहे वो सहमति की शर्त हो या फिर मुआवजे की शर्त हो। यानी जो उन्होंने सहमति की शर्त से मौजूदा सरकार ने 5 सेक्टर को बाहर रखा है, उसमें से सिर्फ एक सेक्टर जो कि डिफेंस से जुड़ा हुआ सेक्टर है उसको सिर्फ बाहर रखने के पक्ष में है। बाकी तमाम 4 सेक्टर, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, इन तमाम सेक्टर को सहमति की शर्त के दायरे में लाए जाने की मांग की है। यानी इनके लिए अगर जमीन अधिग्रहण किया जाता है तो 80% लोगों की सहमति लेना जरूरी होगा। और खास बात यह है कि इन दलों ने, कांग्रेस समेत जो दूसरे विपक्षी दल है, सबने यह भी कहा कि और इस कानून को सख्त किया जाए। मिसाल के तौर पर शहरी इलाकों में अगर जमीन अधिग्रहण किया जाता है तो 2 गुना नहीं बल्कि 4 गुना मुआवजा जमीन मालिकों को दिया जाए। और ये तो रही बात विपक्षी दलों की, और इससे भी ज्यादा अहम यह हो गया जब शिवसेना ने भी विरोध किया। शिवसेना ने कहा कि सरकार ने जो कानून बनाया है वो कानून उसे मंजूर नहीं है, खासतौर से सोशल इंपैक्ट असेसमेंट के जुड़ा हुआ जो कानून है या फिर सहमति की शर्त से जुड़ा हुआ जो कानून है उसमें बदलाव किया जाए। तो अब लगता है जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी वो रिपोर्ट में काफी बड़े बदलाव सुझाए जाएंगे और फिर अंत में यही रास्ता बचेगा सरकार के पास कि उस बिल को इतना व्यापक बना दीजिए कि हर राज्य अपनी जरूरत के हिसाब से जमीन अधिग्रहण बिल कानून बना सके। शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए लक्ष्मण।
कैबिनेट की कल होने वाली अहम बैठक में कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल को मंजूरी मिल सकती है। नए बिल में सबसे अहम प्रस्ताव कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाने का है और इस अथॉरिटी को प्रोडक्ट रिकॉल करने से जुड़े आदेश जारी करने का अधिकार होगा। इसके अलावा नए बिल में ई कॉमर्स ग्राहकों के हितों का भी ख्याल रखने की पूरी व्यवस्था की गई है। यही नहीं, सरकार इस बिल में ऐसे प्रावधान करने जा रही है जिससे सामूहिक तौर पर शिकायत होने की हालत में क्लास एक्शन सूट दायर किया जा सकेगा। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद एक्ट में संशोधन का विधेयक संसद में पेश किया जाएगा। वहीं स्पाइस जेट के अजय सिंह के हाथ में आने के बाद कंपनी की सेहत सुधरती दिख रही है। पहले तिमाही में स्पाइस जेट ने करीब 72 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। ये स्पाइस जेट का अब तक का सबसे ज्यादा मुनाफा है। पिछले साल इसी दौरान कंपनी को 124 करोड़ का घाटा हुआ था। हालांकि स्पाइस जेट की आय में 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की गिरावट आई है। बावजूद इसके कंपनी मुनाफे कमाने में कामयाब रही है। स्पाइस जेट की सुधरती सेहत पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्पाइस जेट के प्रमोटर अजय सिंह। अजय सिंह साहब, स्वागत है आपका। सबसे पहले बेहतरीन नतीजों के लिए बधाई। आखिरकार हमने फिर से कंपनी को प्रॉफिट दिखाते देखा है, लेकिन क्या खास वजह रही है कि एक टर्न अराउंड देखने को मिला है बिजनेस में? फ्लाइट सस्पेंड हो गई थी एक दिन के लिए और वहां से वापस आना एक बड़ा ही एक कठिन कार्य था अपने में ही। तो तब से 2 क्वार्टर में सक्सेसिवली प्रॉफिट हुआ है, तो एक बहुत संतोष की बात है कि प्रॉफिट हो सका। लेकिन अभी तो बहुत लंबा रास्ता आगे है। जो लोग कहते हैं कि टर्न अराउंड हो गया, वो सही नहीं होगा। एक रास्ता हमने लिया है और दिशा सही लग रही है, लेकिन अभी बहुत काम आगे बाकी है और आने वाले महीनों में और आगे आने वाले समय में हम कई ऐसे कार्य करने वाले हैं जिससे हमारा खर्चा कम हो सके, जिससे हमारा मुनाफा और बढ़ सके, जिससे स्पाइस जेट में ग्रोथ हो सके और एक्सपेंशन हो सके। तो उस पर हम कार्य करेंगे और अभी मैं ये कहूँगा कि पहले कुछ कदम हमने लिए हैं जो सही दिशा में लगते हैं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर आपने कॉस्ट कटिंग की बात कही है। खर्चे घटाने के लिए आप ये बताएं कि क्या कर रहे हैं? क्या ऑर्गेनाइजेशन में किसी तरह के बदलाव की तैयारी में हैं आप? अभी तो ज्यादा फोकस रेवेन्यू पे रहा है और आने वाले समय पे कॉस्ट पे और ज्यादा फोकस जाएगा। अभी कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हमने अपने रीनेगोशिएट किए हैं जिसकी वजह से थोड़े कॉस्ट हमारे बढ़े हुए थे। आने वाले समय में हम कई एरियाज पे फोकस करेंगे। अभी हमने एक ऐसा किया है कि जो लो कॉस्ट एक एयरलाइन का एक मूल सिद्धांत रहता है कि आप कुछ एयरपोर्ट्स पे जाएं और उस पर फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं उन एयरपोर्ट्स पे और सारी जगह फैलाएं ना अपने नेटवर्क को, उसको हमने अडॉप्ट किया है। और अब हम ऐसे बड़े बड़े अपने खर्चों को देखेंगे, जैसे हमारी इंजीनियरिंग के कॉस्ट है या हमारी एयरक्राफ्ट का खर्चा है, हमारे लीज का खर्चा है। तो जो बड़े वाले कॉन्ट्रैक्चुअल कॉस्ट हैं जिसमें समय लगता है कॉन्ट्रैक्ट को फिर से एक बार नेगोशिएट करने में, तो उन पे अब हम काम करेंगे और हमें आशा है कि आने वाले कुछ महीनों में एक जो कॉस्ट जो अदर देन फ्यूल कॉस्ट जिसको हम कहते हैं उसको हम थोड़ा सा एड्रेस कर सकें। इनफैक्ट पिछले 10 महीनों में आपकी कंपनी ने 7 फ्लैश सेल सामने लेकर आए हैं और क्लियरली मार्केट शेयर को गार्नर करने की, उसको बढ़ाने की कोशिश की है। इससे आप मुझे ये बताइए कि लोड फैक्टर में कितनी बढ़त देखने को मिली है? क्या ये आपकी तरकीब वाकई में मददगार साबित हुई है? देखिए, सेल्स और प्रमोशंस तो एक लो कॉस्ट एयरलाइंस का एक मूल हिस्सा रहता है और तो आने वाले समय में भी हम ये देखेंगे कि जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी सेल्स और प्रमोशंस चलती रहेंगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सेल्स एंड प्रमोशन इस तरह से की जाए कि उससे एयरलाइन का नुकसान हो जाए। जैसे आपने देखा है कि अभी जो हमने सेल्स एंड प्रमोशंस जो भी किए हैं उसमें लोड फैक्टर बढ़ा है और यील्ड का बहुत ज्यादा डाइल्यूशन नहीं हुआ है, तो उसकी वजह से आज जो मुनाफा आप देख रहे हैं और इसी क्वार्टर में पिछले वर्ष 125 करोड़ का नुकसान हुआ था और इस बार 71 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो वो इसीलिए हो सका क्योंकि हमने सेल्स और प्रमोशन इस प्रकार से की जिससे हमारा यील्ड, जिसको कहते हैं टिकट का जो दाम है, बहुत ज्यादा डाइल्यूट ना हो सके। और आने वाले समय में भी जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी, और ये नहीं कि सेल और प्रमोशन करते ही रहें, जब जरूरत नहीं है तब भी करते रहें, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी हम करेंगे।
जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको आगे के लिए। अब बात करते हैं स्पाइसजेट की एक और मॉनसून डिस्काउंट सेल की, और सस्ती टिकट का एक और मौका दिया है स्पाइसजेट ने आपको। इस स्कीम में टिकट्स की कीमत 999 रुपए से लेकर 2599 रुपए तक है, और इस स्कीम का फायदा लेने के लिए आपको आज से 30 जुलाई तक टिकट बुक करानी होगी। यहीं यात्रियों की अवधि 4 अगस्त से 15 अक्टूबर के बीच होगी। ये ऑफर सिर्फ घरेलू उड़ानों के लिए है, और टिकट कैंसिलेशन की सूरत में सिर्फ टैक्स और फीस वापस किए जाएंगे। और एचडीएफसी ने निराश किया, लेकिन टॉप गियर में है मारुति। लेकिन मार्केट का मूड आज भी ऑफ। दोनों खबरें इस ब्रेक के बाद। अब देख रहे हैं आवाज एट 9 CNBC आवाज पर, और अब बात करते हैं आज आए दिग्गज कंपनियों के नतीजों की। आज मारुति, एचडीएफसी, पीएनबी ने नतीजे पेश किए। नतीजों पर और डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ हमारे बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या और सोनम मेहता है। सबसे पहले बैंकिंग कंपनियों के नंबर्स पर फोकस करते हैं। प्रदीप बताइए, एचडीएफसी के नतीजों पर अब क्या राय उभर कर आ रही है? देखिए, इनफैक्ट ग्रोथ अनुमान के मुताबिक या ट्रेंड के मुताबिक रही है। इस बार थोड़ी बेहतर ग्रोथ की उम्मीद कुछ एनालिस्ट कर रहे थे, वो देखने को नहीं मिली है। ये बात जरूर सही है, लेकिन जो फ्लैट मुनाफा नजर आ रहा है उस पर आपको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि पिछले साल इसी क्वार्टर में तकरीबन 300 करोड़ रुपए डिविडेंड से आमदनी हुई थी, लेकिन इस बार वो करीब 50 करोड़ के आसपास ही है, क्योंकि जो सबसे बड़ा डिविडेंड पेयर है यहाँ पे वो है एचडीएफसी बैंक, और एचडीएफसी बैंक का डिविडेंड इस क्वार्टर में नहीं आया है, यानी चालू क्वार्टर में वो दिखाई देगा सितंबर के नतीजों में, तो तब आपको शायद एक बड़ा जंप मुनाफे में देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर आप देखें तो कुल मिलाकर नतीजे अनुमान के मुताबिक ही नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा हम कह सकते हैं निराशा इस लिहाज से देखने को मिली है कि मार्जिन पे दबाव रहा है, और उसके चलते आमदनी या मुनाफा भी जो मार्केट में रेंज था, अनुमान का जो दायरा था, उसके कुछ लोअर एंड पर आते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी वजह से शायद थोड़ी सी मुनाफा वसूली, खासतौर पर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि स्टॉक ने लगातार परफॉर्मेंस अच्छा ही किया है पूरे के पूरे सेक्टर के मुकाबले अगर आप देखते हैं तो। चलिए, और यहाँ नतीजों के बाद आइए अब सुनते हैं कि एचडीएफसी के चेयरमैन दीपक पारेख का क्या कहना है। Standalone basis, the profit after tax for the quarter ended June 30th stood at 1361 crores, 1361 crores. It is important to note that the financial results of the quarter ended June cannot be compared with the corresponding quarter of the previous year. This year the dividend income from the bank would be 315 crores. Hence the two quarters are not comparable, because last year in Q1 we got the bank dividend. This year in Q2 we will get the bank dividend. We have no plans to raise capital. We will fund our business to debt. So effectively our capital adequacy is very adequate. We have no plans to raise capital at this point of time. We are doing a QIP issue which we talked about and which we got the approval in the annual general meeting this year. So the QIP will be more in the nature of debt. Along with the debt, along with the bonds, there will be warrants which will be attached. The warrant holder will have the option, if he wishes, to come to us at the end of a certain period of time, which is still to be finalized, and convert one warrant into a share by paying money at that point of time. And the share will be converted at a premium. इसके अलावा मारुति ने भी अपने तिमाही नतीजे पेश किए, जहां पर हमने देखा मार्जिन फ्रंट पर काफी आउटस्टैंडिंग नंबर्स है। सोनम मेहता के पास चलते हैं। सोनम, कैसे रहे आखिरकार नतीजे? जी हाँ, मारुति सुजुकी के नतीजे उम्मीद के मुताबिक रहे हैं। वही ऑपरेशनली कंपनी ने आउट परफॉर्म किया है। बेहद ही मजबूत मार्जिन कंपनी ने डिलीवर किए हैं। 5 साल के उच्चतम स्तर पर है ये मार्जिन। 16.3% के मार्जिन डिलीवर किए हैं पिछले साल के 12.1% के मुकाबले। यहाँ पे मदद मिली साथ रियलाइजेशन में सुधार के कारण, साथ ही प्रोडक्ट मिक्स बेहतर हुआ है और फेवरेबल करेंसी मूवमेंट का भी कंपनी को पूरा फायदा मिला है। आय का आंकड़ा बिल्कुल हमारी उम्मीद के मुताबिक 17% की बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पर मुनाफे में 56% का
जंप देखने को मिला है, लेकिन ये आंकड़ा हमारी उम्मीद से थोड़ा कमजोर है क्योंकि अदर इनकम में साल दर साल 28% की गिरावट आई है, तो यहां से तो मदद मिली नहीं कंपनी को। साथ ही टैक्स का खर्च जो है वो काफी ज्यादा हो गया, बल्कि डबल हो गया, जिससे मुनाफे के आंकड़े पर थोड़ा दबाव बना। ओवरऑल वॉल्यूम्स पहले तिमाही में कंपनी की बेहद ही मजबूत रहे हैं, 14% की साल दर साल बढ़ोतरी हुई है। तो ओवरऑल मारुति सुजुकी के नतीजे उम्मीद के मुताबिक रहे, लेकिन मार्जिन फ्रंट पे कंपनी ने डेफिनेटली बाजार को खुश किया है। शुक्रिया सोनम। पंजाब नेशनल बैंक ने भी आज अपने पहले तिमाही के नतीजे पेश किए। बैंक का मुनाफा करीब 49% घटकर 702 करोड़ हो गया, तो वहीं एनआईआई भी 6% कम होकर 4102 करोड़ हो गई है और बैंक के ग्रॉस एनपीए में सुधार हुआ है। ग्रॉस एनपीए 6.55% से घटकर 6.47% हो गया है। और लगातार दूसरे दिन बाजार में आज गिरावट ही देखने को मिली। दिन भर सीमित दायरे में रहने के बाद आखिरी घंटे में बाजार फिसला। सेंसेक्स 100 पॉइंट टूटा, वहीं निफ्टी 8350 के नीचे फिसला। मिड कैप्स में भी हमने देखा गिरावट ही हावी थी, हालांकि बैंकिंग काउंटर्स में कुछ रिकवरी जरूर लौटी। सीएनएक्स रियल्टी और फार्मा इंडेक्स में हमने देखा ज्यादा गिरावट के चलते बाजार में आज दबाव दिखा। हालांकि ऑटो शेयरों में भी हमने देखा बाजार को नीचे ही खींचा। वहीं प्राइवेट बैंक्स के स्टॉक्स में थोड़ी बहुत रिकवरी आई, तो बाजार में कुछ पॉजिटिव नोट वहां पर देखा गया। लेकिन निफ्टी में आज बीएचईएल, एनटीपीसी, हिंडाल्को, टेक महिंद्रा में बढ़त जरूर दर्ज हुई। हालांकि एनएमडीसी टॉप लूजर्स में शामिल था। वहीं डॉक्टर रेड्डीज, आईसीआईसीआई बैंक और केन इंडिया की भी पिटाई हुई। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के डायरेक्टर अभय आयमा के मुताबिक बाजार को रफ्तार देने वाले कई सकारात्मक संकेत इस समय मौजूद है। उनकी माने तो निवेशकों को गिरावट में खरीदारी ही करनी चाहिए। Commodity prices are lower. The government policy is moving in the right direction. Monsoons are favorable. You look at, our major imports that are there are coming at 30 to 40% discount to what they were. Keeping all that in mind, हर एक जो फॉल है ये ना वेट करके कि वो 8000 होगा या 8200 होगा, अनलेस आपको लगता है कि वो 6000 के करीब जा रहा है। दिस फॉल शुड बी यूटिलाइज्ड एज अ अपॉर्चुनिटी टू बाय। और वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद सेबी के निशाने पर फिर आया सहारा ग्रुप। म्यूचुअल फंड कारोबार पर गिर सकती है गाज। और मंदी की चपेट में है देश भर का प्रॉपर्टी बाजार। मुंबई की भी हालत खस्ता। क्या आप घटेंगे दाम, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। सहारा ग्रुप के लिए लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने आज सहारा म्यूचुअल फंड का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। सेबी ने कहा कि सहारा ग्रुप इस बिजनेस को चलाने के लिए फिट एंड प्रॉपर नहीं है। इस खबर पर और जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे सहयोगी धीरज अग्रवाल से। धीरज, ये समझाएं कि सहारा म्यूचुअल फंड के लिए ये कितना बड़ा झटका है और साथ ही सहारा के निवेशकों का अब क्या होगा इसके बाद। सेबी का आज का जो फैसला है वो निश्चित तौर पर सहारा ग्रुप के लिए काफी बड़ा झटका है, क्योंकि आज के फैसले के बाद अब ये साफ हो गया है कि सहारा ग्रुप को अपना म्यूचुअल फंड बिजनेस भी बंद करना होगा। सेबी ने साफ कहा है कि सहारा ग्रुप एमएफ बिजनेस को चलाने के लिए फिट और प्रॉपर नहीं है और उसे अपना म्यूचुअल फंड बिजनेस किसी दूसरे फंड हाउस को ट्रांसफर करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। आज के फैसले के बाद सहारा म्यूचुअल फंड का जो लाइसेंस है वो 6 महीने के बाद कैंसिल हो जाएगा और साथ ही सेबी ने सहारा एएमसी को ये निर्देश दिया है कि वो आज के बाद से अपने किसी भी नए निवेशक से या मौजूदा निवेशक से सब्सक्रिप्शन लेना बंद कर दे। साथ ही ये साफ तौर पर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं सहारा म्यूचुअल फंड को कि वो अपने इस बिजनेस को अगले 5 महीने के अंदर किसी दूसरे फंड हाउस में ट्रांसफर करने के लिए प्रक्रिया पूरी कर ले। यदि सहारा म्यूचुअल फंड ऐसा नहीं कर पाता है तो उसके बाद उसे अगले 30 दिनों के भीतर अपने सभी निवेशकों को सारे पैसे रिफंड करने पड़ेंगे। यहां मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सहारा का जो म्यूचुअल फंड बिजनेस है वो पिछले कुछ समय में सिकुड़ता गया है और बहुत ज्यादा निवेशक नहीं है। इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो करीब 134 करोड़ का था जून 2015 में। तो जाहिर तौर पर जो भी कुछ निवेशक सहारा म्यूचुअल फंड के हैं उनके लिए अब ये स्थिति होगी कि या तो वो अगले 6 महीने के अंदर सहारा म्यूचुअल फंड से पैसे निकाल रहे होंगे या उनका जो अपना म्यूचुअल फंड का प्लान है वो किसी दूसरे फंड हाउस में ट्रांसफर हो जाएगा। जो भी हो, लेकिन फिलहाल ये सहारा के लिए काफी बड़ा झटका है और सेबी की तरफ से उसे जो निर्देश आया है ये सुब्रत रॉय सहारा के लिए अच्छी खबर तो नहीं ही है।
शुक्रिया धीरज इस जानकारी के लिए। वहीं देश के प्रॉपर्टी मार्केट की बात करते हैं जो घोर मंदी की चपेट में जा रहा है। नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे देश में प्रॉपर्टी मार्केट में लॉन्च और बिक्री घटती जा रही है। खासतौर से मुंबई में लोग घर नहीं खरीद रहे हैं, इसीलिए मुंबई का प्रॉपर्टी मार्केट बेहद सुस्त पड़ गया है। नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट में क्या कहा गया है, इसकी जानकारी के लिए चलते हैं हमारी संवाददाता प्रज्ञा सिंह के पास। प्रज्ञा, बताइए, नाइट फ्रैंक ने अपनी रिपोर्ट में प्रॉपर्टी मार्केट को लेकर क्या चिंताएं जाहिर की है और इस रिपोर्ट की ओर से क्या संकेत मिल रहे हैं इस बाजार पर? नाइट फ्रैंक ने देश भर के प्रॉपर्टी मार्केट के ऊपर आज अपनी एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें जनवरी से लेकर जून के बीच में किस तरह का परफॉर्मेंस दिखा है प्रॉपर्टी मार्केट ने, ये मेंशन किया गया है। और इसमें खास तौर से पूरे देश के साथ साथ मुंबई के रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी मार्केट के ऊपर कई सारी चिंताएं जताई गई हैं। इसमें साफ मेंशन किया गया है कि 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था उसके बाद से मुंबई का रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी मार्केट सबसे खराब दौर से फिलहाल गुजर रहा है, क्योंकि अगर हम पिछले 6 महीने देखें तो उसमें मुंबई के रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी मार्केट में जो नए लॉन्चेस होते हैं वो ऑलमोस्ट 47% तक घट गए हैं, यानी पिछले साल के मुकाबले ये ऑलमोस्ट आधे हो गए हैं। वहीं जो डिमांड है वो भी काफी कम है। पिछले 6 महीने में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की डिमांड ऑलमोस्ट 9% घट गई है बॉम्बे में। यहाँ पे इन्वेंट्रीज भी काफी ज्यादा बढ़ गई हैं क्योंकि डिमांड नहीं आ रही है और ऐसा माना जा रहा है कि जो इन्वेंट्रीज हैं वो क्लियर आउट होने में कम से कम 3.5 से 5 साल का वक्त तो लग ही जाएगा। यहाँ से सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि आउटलुक अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। आने वाले 6 महीने भी ऐसे ही हो सकते हैं या इससे भी बदतर हो सकते हैं। प्राइसेस का जहाँ तक सवाल है, नाइट फ्रैंक का कहना है कि यहाँ से प्राइसेस नीचे तो नहीं जाती हुई दिखाई देंगी, लेकिन यहाँ से प्राइसेस में इजाफा भी नहीं देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अब जो बिल्डर्स हैं वो धीरे धीरे सबर्ब्स में अपना फोकस शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं प्रॉपर्टीज की। और इसके अलावा जो अफोर्डेबल हाउसिंग है उस पे भी फोकस बढ़ रहा है, ना कि लग्जरी पे। लेकिन ये सिर्फ मुंबई का ही कंसर्न नहीं है। जो प्रॉपर्टी मार्केट मंदी से गुजर रहा है वो पूरे देश का है, क्योंकि देश भर में लगातार 30 महीने में बिक्री और लॉन्चेस में गिरावट देखने को मिली है। साथ ही साल पिछले 2.5 महीने में जो प्रॉपर्टी का भाव है वो ऑलमोस्ट 3 से 9% तक घटता हुआ दिखाई दिया है। 2015 के अंत तक देश भर के प्रॉपर्टी के भाव में और 2% की गिरावट दर्ज की जा सकती है, ऐसा इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है। शुक्रिया प्रज्ञा। वहीं नाइट फ्रैंक के चेयरमैन और एमडी शिशिर बैजल के मुताबिक घर की डिमांड कम होने से इन्वेंट्री काफी बढ़ रही है, जो खासतौर पर मुंबई के प्रॉपर्टी बाजार पर दोहरा दबाव बनाने का काम कर रही है। लेकिन तमाम परेशानियों के बावजूद आने वाले महीनों में भी प्रॉपर्टी के दाम घटने के कोई आसार नहीं है। जो हमारी अनसोल्ड इन्वेंट्री है और जो हम कहते हैं क्वार्टर टू सेल, वो बढ़ के 3 साल की हो गई है, या मानी कि 12 से 13 क्वार्टर तक हो चुकी है। ये जो ट्रेंड है गिरावट का, ये लास्ट 1.5-2 साल से चल रहा है। और इस साल के जो नंबर ऑफ लॉन्च है और जो जितनी अब्जॉर्प्शन हुई है वो पिछले 5 साल से सबसे कम हुई है। इस आधार पर हम कह रहे हैं ये हमारा सबसे खराब 6 महीने का सेक्शन रहा है 2009 से। प्राइसेस तो कांस्टेंट रही हैं। अगर आप देखें पिछले 18 से 24 महीने तक प्राइसेस एब्सोल्यूट वैल्यू में शायद 6-7% बढ़ी हो, बट रियल वैल्यू में तो कम हो ही गई हैं। इनपुट कॉस्ट बढ़ती रही हैं। लैंड एक्विजिशन जो डेवलपर्स लिए हैं वो भी काफी महंगे हैं। मुझे नहीं ज्यादा लगता कि अब डेवलपर्स के पास ज्यादा स्कोप है इससे ज्यादा प्राइस कम रिड्यूस करने का। और पेपर फ्राई ने जुटाए 600 करोड़ रुपए। कंपनी के को फाउंडर से करेंगे बात छोटे से ब्रेक के बाद। और ओला भी हुआ अब ऐप ओनली, कैसे जानेंगे इस ब्रेक के बाद। आजकल हर तरफ बात हो रही है स्टार्टअप्स की। स्टार्टअप्स ने कैसे बदल दिया है लाइफस्टाइल से लेकर बिजनेस के तरीके, हम बताएंगे आपको स्टार्टअप की दुनिया की हर हलचल और ट्रेंड अपनी इस खास पेशकश में।
देश की स्टार्टअप राजधानी बंगलुरु, जहां भारत में नए कारोबार शुरू करने के लिहाज से अव्वल नंबर पर है, वहीं दुनिया के दूसरे स्टार्टअप हब्स के सामने ये 15वें स्थान पर है। यूएस की कंपनी कंपस ने दुनिया के 20 टॉप टेक स्टार्टअप हब को फंडिंग, मार्केट रीच, टैलेंट, अनुभव और परफॉर्मेंस के आधार पर रैंकिंग दी है। वेंचर कैपिटल फंडिंग के मामले में बंगलुरु दुनिया में 6ठे स्थान पर है और 2012 की तुलना में 4 गुना की ग्रोथ दिखा रहा है। फंडिंग ही नहीं, बंगलुरु स्टार्टअप्स के परफॉर्मेंस के लिहाज से भी आगे है। इस मामले में सिंगापुर से भी आगे है। देश की सबसे बड़ी टैक्सी बुकिंग कंपनी ओला अब मिंत्रा की तरह सिर्फ मोबाइल ऐप के जरिए ही बुकिंग लेगी। ओला देश के 100 शहरों में ऐप ओनली स्ट्रैटेजी अपना रही है और ओला के कॉल सेंटर अब सिर्फ कस्टमर सपोर्ट के लिए 24 घंटे काम करेंगे। कंपनी ज्यादा ग्राहकों तक पहुंच बनाए रखने के लिए 2G नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे ग्राहकों के लिए खास फटाफट लोड होने वाला ऐप लेकर आई है। शुरुआती दिनों के सिर्फ 20% ऐप बुकिंग की तुलना में ओला आज 99% बुकिंग ऐप के जरिए ही लेती है। वहीं ऑनलाइन फर्नीचर ब्रांड पेपर फ्राई ने फंडिंग के एक और दौर के तहत 600 करोड़ रुपए जुटाए हैं। कंपनी ने यह फंडिंग गोल्डमैन सैक्स, जोडियस टेक्नोलॉजी फंड के साथ पुराने निवेशकों से भी पैसे जुटाए हैं। गोल्डमैन और जोडियस के प्रतिनिधि कंपनी के बोर्ड में भी अब शामिल होंगे। इस फंडिंग का इस्तेमाल कंपनी कैसे करेगी और ब्रांड आगे क्या स्ट्रैटेजी बनाकर बाजार में मौजूद कंपटीशन का मुकाबला करेगा, इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं पेपर फ्राई के को फाउंडर आशीष शाह। आशीष, कांग्रेचुलेशंस कि आपने एक और राउंड और लगभग 600 करोड़ रुपए रेस किए हैं इस फंडिंग राउंड से, लेकिन ये जो रकम आपने जुटाई है इसका इस्तेमाल कहां पर होगा, फोकस एरिया क्या है? ये जो फ्रेश राउंड ऑफ फंडिंग है, इससे इसको हम यूज करेंगे 2 चीजों में। एक तो हम कस्टमर रीच काफी इंक्रीज करेंगे और दूसरा हम काफी कस्टमर एक्सपीरियंस एनहांस करेंगे। जब हम कस्टमर रीच की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि आने वाले कुछ महीनों में हम अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो काफी एक्सपैंड करेंगे। आज हम कुछ 350 सिटीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फर्नीचर को और इसको हम अब टियर 3 और टियर 4 सिटीज में लेके जाएंगे और कोशिश करेंगे कि इस साल के एंड तक हम हर हिंदुस्तान की सिटीज और टाउन्स में फर्नीचर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसके अलावा हम कस्टमर रीच इंक्रीज करेंगे ऑफलाइन इंटीग्रेटेड कैंपेन से। सो आप हमको काफी देखेंगे टीवीज में, होर्डिंग्स में, रेडियो वगैरह में, जिसमें हम काफी कस्टमर्स को रीच करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो कोई भी हिंदुस्तान में फर्नीचर लेना चाहता है वो पेपर फ्राई से फर्नीचर खरीद सके। सो जैसे मैंने बोला, काफी पैसा जो है वो कस्टमर रीच एनहांस करने में जाएगा। बिल्कुल आशीष, यहाँ पे आपने कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए आप कस्टमर रीच बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये समझाएं कि आप कैसे डिस्ट्रीब्यूशन को मजबूत करेंगे। फर्नीचर कैटेगरी का जो सबसे बड़ा न्यूएंस है वो है फर्नीचर का डिस्ट्रीब्यूशन। आपको पता है कि हम फर्नीचर के अंदर लार्जेस्ट वैरायटी प्लेयर हैं ऑलरेडी। जितने फर्नीचर डिजाइन्स और ऑप्शंस पेपर फ्राई में अवेलेबल है, आज वो हिंदुस्तान में किसी और जगह पे अवेलेबल नहीं है। सो इसलिए सोर्सिंग और डिजाइन अवेलेबिलिटी और वैरायटी जो है वो हमेशा से हमारा एक स्ट्रांग प्रपोजिशन रहा है। फर्नीचर का जो न्यूएंस है वो है कितनी जगहों पे आप फर्नीचर पहुंचा सकते हैं और कैसे उसको बहुत अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और इसलिए आप शुरू से लेके अभी तक और आने वाले दिनों में भी हम काफी जो हमारा पैसा है जो हमने नया लिया है उसको हम काफी यूज करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एक्सपैंड करने के लिए। आज हम जब बात कर रहे हैं तो हमारे कुछ 11 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं कंट्री में, जहां से हम कुछ 320 से 330 सिटीज कवर करते हैं। इस साल के एंड तक आप हमको कुछ 17 से 18 डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स में देखेंगे जहां से हम हिंदुस्तान का नूक एंड कॉर्नर कवर करेंगे। सो फर्नीचर के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन देयरफॉर बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होगा बिजनेस को बढ़ाने के लिए। आशीष, लेकिन अब जो गेम है ई कॉमर्स कंपनियों में वो GMV का ही है, यानी कि ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू का, और इसे बढ़ाने का प्रेशर अब सब पर है। इसके चलते फिर क्या हम देखेंगे फर्नीचर सेगमेंट में और खास तौर से पेपर फ्राई भी अपने ग्राहकों को डीप डिस्काउंट्स देगा? हमें ऐसा लगता है कि हमारा काफी जो आज हम फर्नीचर सोर्स करते हैं, हम लोग एक वैरायटी प्लेयर हैं, वैरायटी और वैल्यू प्लेयर हैं। ऐसा सप्लाई बनाने के दौरान हम मोस्टली इंटरमीडिएरीज जो है वो बीच में से हटाते हैं। हम काफी फर्नीचर जो है हमारा डायरेक्ट सोर्स से हम अवेलेबल करवाते हैं। तो हमेशा से हम एक वैल्यू प्लेयर रहे हैं। अगर आप पेपर फ्राई के प्राइजेस किसी भी
और ऑप्शन के साथ कंपेयर करेंगे तो हम 25 से 30% ऑलरेडी कम होते हैं। सो वैल्यू तो मेरा सिंगल लार्जेस्ट प्रपोजिशन है ही कस्टमर के लिए, तो मुझे लगता है देयरफॉर क्योंकि मैं वैल्यू ऑलरेडी डिलीवर कर रहा हूं तो मुझे फर्दर डिस्काउंटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, समय निकालकर हमसे बात करने के लिए। और सीसीआई ने क्यों दिया हुंडई को जोर का झटका, बताएंगे ब्रेक के बाद। और अब भी लटक रही है सन टीवी पर सिक्योरिटी क्लियरेंस की तलवार, देंगे पूरा अपडेट ब्रेक के बाद। आयरन ओर और मैंगनीज जैसे मिनरल्स के खदानों की नीलामी पर तेजी से काम हो रहा है। खनन मंत्रालय के सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक मंत्रालय ने इस साल 100 खदानों की नीलामी का लक्ष्य रखा है। पूरी जानकारी के लिए चलते हैं अपने संवाददाता दीपक साहू के पास। दीपक, बताएं क्या तैयारी चल रही है यहाँ नीलामी की? जी देखिए, कुल मिलाकर एमएमडीआर के तहत जो मेजर मिनरल्स का ऑक्शन होना है उसके लिए अब रास्ता साफ होता नजर आ रहा है, क्योंकि खासतौर पर हमें जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है सभी अहम राज्य जहां पर मेजर मिनरल्स पाए जाते हैं उन्होंने माइंस मिनिस्ट्री को एक तरह से अपनी वो पहली लिस्ट सौंप दी है जहां पर फौरी तौर पर खान की नीलामी हो सकती है। सोर्सेस हमें ये बता रहे हैं कि उड़ीसा, झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़, राजस्थान और कर्नाटक जैसे राज्यों ने अपनी पहली लिस्ट जो सौंपी है उसमें करीब करीब 10 से 15 माइंस सभी राज्यों के पास है और सभी तरह के क्लियरेंसेस वहां पर उन माइंस को लेकर मौजूद हैं। इन सभी को देखते हुए माइंस मिनिस्ट्री के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो हमें ये जानकारी दे रहे हैं कि करीब करीब जो पूरा जो डेटाबेस है और फिलहाल जो माइंस मौजूद हैं उसको लेकर पहला ट्रांच जो ऑक्शन हो सकता है करीब करीब 15 से 20 माइंस का ऑक्शन अक्टूबर एंड से शुरुआत इसकी हो सकती है। इसके अलावा सोर्सेज हमें ये भी जानकारी दे रहे हैं कि करीब करीब यहाँ पर और भी कई ऐसे माइंस हैं इन राज्यों के पास जो कि G2 और G3 जो एक्सप्लोरेशन लेवल्स है उसमें वो खरे नहीं उतर रहे हैं। उनकी लिस्ट यहाँ पर राज्यों ने केंद्रों को सौंपी है ताकि उन माइंस की भी एक तरह से डिटेल एक्सप्लोरेशन हो सके ताकि उनको इस वित्तीय साल में ऑक्शन के तहत लाया जा सके। तो कुल मिलाकर एक एग्रेसिव टारगेट यहाँ पर माइंस का दीपक, यानी कि एक बड़े पैमाने पर हम देखेंगे कुछ और माइंस और खासतौर से आयरन ओर और मैग्नीज की माइंस की नीलामी होती हुई शुरू दिखाई देगी। लेकिन एक और एक्सक्लूसिव खबर की ओर बढ़ते हैं जहां पर सन टीवी की दिक्कतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। एफएम रेडियो मामले में अब भी सिक्योरिटी क्लियरेंस की तलवार लटकी हुई है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद कंपनी को बड़ी राहत नहीं मिली है। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं नीरज बाजपेयी के पास। नीरज, बताइए, सन टीवी को सिक्योरिटी क्लियरेंस का मामला जो है अभी भी अटका हुआ है, कहां पर फंसन है? देखिए, सन टीवी के दो फैसले, एक संडे को आया जो मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से और सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से आया। दोनों को ही समझने में थोड़ी सी गलती लोग कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि शायद सिक्योरिटी क्लियरेंस का मामला सुलझ गया, लेकिन एक्चुअल में ये मामला सुलझा नहीं है। कोर्ट ने सिर्फ ये कहा है कि वो ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन जो सिक्योरिटी क्लियरेंस का मामला है इसका फैसला सरकार यानी गृह मंत्रालय को ही करना है। कोई भी पॉलिसी इशू उस पर कोर्ट अपनी कोई राय नहीं देगा। तो जो सिक्योरिटी इश्यूज है वो ऑलरेडी उसमें बना हुआ है और उसको इन्हें क्लियरेंस सरकार से लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि ये रूल है कि अगर आपकी मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है और उसमें जो भी डायरेक्टर्स इन्वॉल्व हैं उन सब की इंडिविजुअल और कंपनी एज ए होल सिक्योरिटी क्लियरेंस जरूरी होता है बियॉन्ड 10% अगर आपकी होल्डिंग है। तो अगर आप देखेंगे दिल्ली मुंबई के रेडियो स्टेशन हैं उनमें इनकी शेयर होल्डिंग ज्यादा है, इसलिए क्लियरेंसेस लेनी ही पड़ेगी। वहीं चेन्नई वाला फैसला इस केस भी अगर आप एनालाइज करें तो उसमें यह था कि प्राइमा फेसी बताया गया कि जो प्रमोटर्स हैं इसके उनको इसमें पार्टिसिपेट करने दिया जाए और उन्होंने अपना केस रखा कि हम इसको क्लियर कराएंगे। इस बिना पे वो फैसला हुआ। तो दोनों ही फैसले में जहां पे आप देखेंगे दिल्ली में जो क्लियर वर्डिक्ट है, जो केस प्रेजेंट किया गया दोनों ही साइड के लॉयर्स की तरफ से, जी नीरज, तो यहाँ पे क्लियरली मैसेज आता है कि नीलामी में ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबरों की ओर। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने देश की दूसरी सबसे बड़ी कार कंपनी हुंडई को बाजार में स्पेयर पार्ट्स की बिक्री को रोकने का दोषी पाया है। कमीशन ने इसके लिए कंपनी पर 420 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। हुंडई
हुंडई के अलावा प्रीमियर और महिंद्रा एंड महिंद्रा की सब्सिडियरी रेवा को भी इस तरह की एंटी कम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस तुरंत बंद करने का निर्देश सीसीआई ने दिया है। पिछले साल अगस्त में ही सीसीआई ने देश की 14 कार कंपनियों पर अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस के आरोपों का दोषी पाते हुए 2,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगाया था। उधर हुंडई का कहना है कि ये मामला अदालत में चल रहा है और ऐसे में वो इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेगी। वहीं मुंबई बम धमाके के आरोपी याकूब मेमन के केस की सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने आज कहा कि नई बेंच का गठन किया जाएगा और कल सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से याकूब की फांसी की तारीख टल सकती है। आपको बता दें कि मामले की सुनवाई कर रहे 2 जजों के बेंच में दोनों जजों की अलग अलग राय होने के बाद ये मामला सुनवाई 3 जजों की बेंच के लिए भेजा जा रहा है। और कल से फ्री में डाउनलोड कीजिए विंडोज 10। कैसे, जानिए टेक गुरु अभिषेक तेलंग से इस ब्रेक के बाद। और स्मार्टफोन बाजार में कल एंट्री होगी 3 नए फोन्स की। कौन से है ये फोन्स और क्या है इनकी खूबियां, ये भी बताएंगे इस छोटे ब्रेक के बाद। और हम सब के लिए एक अच्छी खबर कि मरीजों को महंगी दवाइयों से थोड़ी राहत मिल सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा प्रस्ताव के मुताबिक डॉक्टरों को दवा प्रिस्क्राइब करते समय उस दवा का जेनरिक नाम लिखना जरूरी होगा। इसके साथ ही डॉक्टर्स किसी खास ब्रांड के दवा को प्रमोट नहीं कर सकेंगे। मंत्रालय ने इसके लिए सरकार ने से आम लोगों की राय भी मांगी है। दरअसल डॉक्टर अक्सर दवा के जेनरिक नाम के बजाय किसी ब्रांड की दवा प्रिस्क्राइब करते हैं। कई राज्य सरकारों ने जेनरिक दवाएं लिखने का नियम तय किया है। अब केंद्र सरकार भी ऐसा ही नियम लाने जा रही है। अपोलो म्यूनिक हेल्थ इंश्योरेंस ने आज देश की पहली ऐसी हेल्थ पॉलिसी लॉन्च की जिसमें डेंगू के इलाज के खर्च का कवर दिया जाएगा। डेंगू केयर नाम की इस पॉलिसी को क्रिकेटर सौरव गांगुली ने लॉन्च किया और कंपनी ने इस पॉलिसी के 2 वेरिएंट लॉन्च किए हैं जिनके सम एश्योर्ड 50,000 रुपए और 1 लाख रुपए है। 50,000 की पॉलिसी के लिए सालाना प्रीमियम 506 रुपए देना होगा, जबकि 1 लाख रुपए की पॉलिसी के लिए 659 रुपए आपको देने होंगे। दोनों ही प्लान में हॉस्पिटल में भर्ती होने के खर्च के अलावा ओपीडी ट्रीटमेंट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, कंसल्टेशन, होम नर्सिंग और दवाओं के खर्च का भी कवर है। और अब टेक्नोलॉजी और गैजेट्स के दीवानों के लिए अपडेट। माइक्रोसॉफ्ट कल एक साथ 13 देशों में विंडोज 10 लॉन्च करने जा रहा है। विंडोज 10 में क्या खूबियां होंगी और ये आपको कैसे मिलेगा, बता रहे हैं अभिषेक तेलंग। देखिए, कल माइक्रोसॉफ्ट दुनिया भर में अलग अलग प्रमोशनल इवेंट्स कर रहा है जिसमें वो विंडोज 10 को ऑफिशियली लॉन्च करेगा। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 को फ्री डाउनलोड के तौर पर दे रहा है, खास करके उन यूजर्स को जिनके कंप्यूटर में विंडोज 7 या विंडोज 8.1 ऑपरेटिंग सिस्टम है। वो यूजर्स विंडोज 10 को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। विंडोज 10 अभी सिर्फ पीसी और टैबलेट्स पर आ रहा है, पर सभी लूमिया फोन्स पर भी विंडोज 10 फ्री में अपडेट जल्दी हो जाएगा। यहां एक बात और गौर करने वाली है कि माइक्रोसॉफ्ट ने इससे पहले कभी भी कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री में नहीं दिया, पर स्मार्ट डिवाइसेस के आने के बाद पीसी मार्केट को जितनी चोट लगी है उसका यह नतीजा है कि माइक्रोसॉफ्ट को अपना नया ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री में बांटना पड़ रहा है। और माइक्रोसॉफ्ट इस बहाने ये उम्मीद कर रहा है कि फ्री अपडेट होने के कारण दुनिया भर में जो करोड़ों लूमिया फोन्स या टैबलेट्स या फिर विंडोज पर चलने वाले पीसीज हैं, उन पर जब एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा तो ऐप डेवलपर्स उस प्लेटफॉर्म के लिए एप्स डिजाइन करना पसंद करेंगे। और आज की तारीख में एंड्रॉइड आईओएस की सफलता का राज भी यही है कि ऐप डेवलपर्स उस प्लेटफॉर्म के लिए एप्स डिजाइन करना पसंद करते हैं। अब सबसे जरूरी सवाल, विंडोज 10 डाउनलोड कैसे करें? इसकी टेंशन लिटरली आपको लेने की कतई भी जरूरत नहीं है। अगर आपका कंप्यूटर विंडोज 7 या उससे ऊपर के किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है तो आपके पीसी या टैबलेट पर ऑटोमेटिकली ये अपडेट फ्लैश करेगा, बस आपको क्लिक करके उसको इंस्टॉल करना है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 के इन अपडेट्स को अलग अलग फेजेस में लॉन्च करेगा।
रहेगा। अगर कल आपका पीसी अपडेट नहीं भी हुआ या ऐसा कोई फ्लैश मैसेज नहीं भी आया तो टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा, कुछ दिनों में अपडेट वाली गुड न्यूज आपके पीसी पर आ जाएगी। बाकी माइक्रोसॉफ्ट और पीसी इंडस्ट्री को भी विंडोज 10 से गुड न्यूज की उम्मीद तो होगी ही। थिएटर्स में मूवी देखने का मजा अब और बेहतर होने जा रहा है। पीवीआर सिनेमा ने डॉल्बी लेबोरेटरीज के साथ एक करार किया है, जिसके तहत थिएटर्स में अब डॉल्बी एटमॉस टेक्नोलॉजी के साथ मूवी देखी जा सकेंगी और डॉल्बी एटमॉस के जरिए दर्शक स्क्रीन पर आने वाली छोटी से छोटी चीज की आवाज का रियल एक्सपीरियंस कर सकते हैं। पीवीआर अगले 2 सालों में देश भर के 50 सिनेमाघरों में डॉल्बी एटमॉस टेक्नोलॉजी इंस्टॉल करेगी और इसकी शुरुआत दिल्ली, मुंबई, कोची, बंगलुरु और गुड़गांव में पीवीआर थिएटर से होगी। डॉल्बी एटमॉस के लिए पीवीआर अगले 2 सालों में 40 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। मतलब दिस ये अराउंड 40 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है और हमें लगता है कि हर चीज़ को क्वांटिफाई करना मुश्किल होता है। हमें इतना मालूम है कंज्यूमर को ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगेगा बिकॉज वर्ल्ड ओवर पसंद आया है और अगर एक्सपीरियंस अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली फुटफॉल बढ़ेगी। ऐसे हमने कोई एक्सट्रपोलेशन नहीं करी है पर हम काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं कि जो हमने सिनेमास जो हम चूज़ कर रहे हैं दिल्ली में, बॉम्बे में, बैंगलोर में, हैदराबाद में, वहाँ पर एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड ऑडियंस आ रही है जिनको मूवीज़ देखने का बहुत शौक है, तो हमें लगता है इससे इम्प्रूवमेंट ही होगी। ऑल अमेरिकी कंपनी इनफोकस ने आज भारतीय बाजार में 4 नए स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। इनकी कीमत करीब 6,000 रुपए से शुरू होकर 20,000 रुपए तक है। जो 4 स्मार्टफोन लॉन्च हुए हैं उन्हें M812, M808, M550 3D और M370 का नाम दिया गया है। कंपनी का दावा है कि इनमें सभी नए फीचर्स के साथ नेकेड आई 3D टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इससे आप बिना 3D ग्लास का इस्तेमाल किए 3D मूवीज, फोटोज और गेम्स का मजा ले सकते हैं। ये चारों स्मार्टफोन भारत में सितंबर से मिलने लगेंगे। अभी तक हमने 2.5 लाख के करीब फोन्स बेचे हैं। जो हमारा सॉफ्ट लॉन्च का टाइम था, जो हमने एक टेस्ट मार्केटिंग की तरीके से किया था, उसमें हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। आने वाले टाइम में जो हमारा कस्टमर बेस है वो यकीनन बढ़ेगा क्योंकि हमने इतने सारे प्रोडक्ट मार्केट में उतारे हैं और हमारा टारगेट ये है कि हर घर पे इनफोकस का एक प्रोडक्ट जरूर होना चाहिए। चीनी कंपनी OnePlus ने भी अपना नया फोन OnePlus 2 लॉन्च कर दिया है। इस फोन का लंबे समय से इंतजार हो रहा था। इस फोन में 4 GB का रैम है और ASUS के बाद OnePlus 1 देश में 4 GB रैम का फोन लाने वाली दूसरी कंपनी बन गई है। डुअल सिम 4G सपोर्ट वाले इस फोन में फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है और 16 GB वाला वेरिएंट 22,999 रुपए और 64 GB वेरिएंट वाले फोन के लिए आपको 24,999 रुपए देने होंगे। Like a mirror, one see my reflection. वहीं मोटोरोला ने अपने बेहद सफल मॉडल मोटो जी का नया अवतार लॉन्च कर दिया है। मोटो जी 3rd जेन में खास है इसका वाटरप्रूफ फीचर। इसके 2 वर्जन बाजार में उपलब्ध है, 1 GB और 2 GB। फोन का डिजाइन एक साथ कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। 5 इंच की स्क्रीन साइज वाले मोटो जी 3rd जेन को 4G सपोर्ट भी दिया गया है। मोटो जी के 1 GB वर्जन में का दाम 12,000 रुपए है, वहीं 2 GB वर्जन की कीमत होगी सिर्फ 13,000 रुपए। और इसी के साथ आवाज है 9 में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।